गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ रहे थे। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो एवरी एक्शन के लिए आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, ठीक है, इसको यहाँ पे रखा था, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट सरफेस की तरफ नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा था जिसको बोलते हैं mg। किसको बोलते हैं? mg। और ये जो mg होता है ये F के बराबर होता है, या इसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट भी बोलते हैं। क्यों वेट बोलते हैं? क्योंकि ये अपने मास के कारण नीचे की तरफ एक एक्शन फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ एक एक्शन फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? m इंटू जी। जनरली फार्मूला m इंटू ए होता है, बट यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसलिए यहाँ पर हम लोग g लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है किसके कारण से लग रहा है? उसके वेट के कारण से लग रहा है। तो इसको mg को हम लोग वेट के बराबर भी मान सकते हैं, वेट के बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, और उसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगता है सरफेस के द्वारा ऑब्जेक्ट m में, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सरफेस से क्या है? 90 डिग्री पे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये सरफेस से 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हम लोगों ने ये देखा हुआ था। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आप लोग अगर आप में से कोई अगर तालाब में नहाया होगा, क्योंकि हम सब लोग गाँव के हैं इसलिए एक न एक बार तो तालाब में नहाए होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम स्विम करते हैं उस समय पानी को हम लोग पीछे ढकेलते जाते हैं। क्या करते हैं? पानी को पीछे ढकेलते जाते हैं। तो जब हम पानी को पीछे ढकेलते हैं तो क्या होता है कि वो जो पानी है एक रिएक्शन फोर्स लगाता है जिसके कारण हम आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो स्विमिंग के दौरान एक्शन फोर्स हमारे द्वारा लगाया जाता है पीछे की ओर, उसके बदले में पानी हमारे ऊपर क्या लगाता है? रिएक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये एक स्विमिंग का एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल जो है, जैसे कि आप लोग हम जब ज़मीन पे चलते हैं, हम जब ज़मीन पे चलते हैं तो हमारा पैर जो है एक एक्शन फोर्स लगाता है ज़मीन के ऊपर, जो कि क्या रहता है? स्लैंट रहता है। ये ना तो हॉरिजॉन्टल रहता है और ना ही वर्टिकल रहता है, ये क्या रहता है? स्लैंट रहता है। तो हमारे पैरों के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है ज़मीन के ऊपर ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, और जब मैं ये ग्राउंड के ऊपर इस प्रकार का फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो ग्राउंड भी मेरे ऊपर क्या लगाता है? रिएक्शन फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? रिएक्शन फोर्स लगाता है, R। रिएक्शन फोर्स लगाता है R। और इस रिएक्शन फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, समझ आया? आप लोग को बताया हुआ था पहले भी कि अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट या वेक्टर सम क्या होता है? रिजल्टेंट R इज इक्वल टू A प्लस B होता है। ठीक है, तो हम दो वेक्टर से एक रिजल्टेंट बना सकते हैं या एक रिजल्टेंट से दो कंपोनेंट बना सकते हैं। तो हम लोग दो से एक बना सकते हैं और एक से दो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन फोर्स था। रिएक्शन फोर्स का ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसमें से जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यूज होता है आपके वेट को बैलेंस करने के लिए, वेट को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके लिए यूज होता है? वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। तो हमको इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर हार्स एंड कार्ट प्रॉब्लम देखना है। हार्स एंड कार्ट प्रॉब्लम क्या है? पहले के समय में आप लोग देखे होंगे जैसे ई रिक्शा या ऑटो वगैरह नहीं होता था तो घुड़सवारी होती थी, मतलब घोड़ा जो है वो जो रिक्शा है उसको खींचता था, उसी को हम लोग हार्स एंड कार्ट प्रॉब्लम बोलते हैं। समझ आया? जो घोड़ा जो है जो रिक्शा को खींचता है उसी को हम लोग हार्स एंड कार्ट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो पीछे वाले को कार्ट बोलते हैं, आगे वाले सपोज मान के चलो कि यहाँ पर घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। इस पॉइंट पे क्या है? आपका हॉर्स है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया ये वाला। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए, घोड़े के द्वारा जब घोड़ा जो है कार्ट को आगे की तरफ खींचता है, घोड़ा जब आगे की तरफ खींचता है तो क्या होता है? उसके द्वारा, उसके पैरे के द्वारा इस प्रकार से कोई एक्शन फोर्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एक्शन फोर्स। ठीक है, ठीक है, ये एक्शन फोर्स है। इस एक्शन फोर्स के बदले में जो ग्राउंड है रिएक्शन फोर्स लगाता है। किसके ऊपर? घोड़ों के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाता है, तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, अगेन रिएक्शन फोर्स जो है एक रिजल्टेंट फोर्स है। क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। तो ये होता है एक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स, और ये क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। क्या होता है? रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो
रिएक्शन फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो मैंने जैसे कि बताया है कि वर्टिकल कंपोनेंट is responsible for balancing the weight, ठीक है। यहाँ पर भी देखे थे, ये जो नीचे की तरफ जो लग रहा था इसको हम लोग क्या बोले थे, वेट बोले थे। तो ये जो वेट है किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, रिएक्शन फोर्स के द्वारा बैलेंस हो रहा है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट के द्वारा क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर भी जो वेट है, जो घोड़े का वेट रहेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट के द्वारा बैलेंस होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द वेट। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट is responsible horizontal component is responsible for the forward motion, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपको आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया है। अब हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशन देखेंगे कि कैसे जो है जो हॉर्स है वो कार्ट को खींच पाता है, हॉर्स जो है कार्ट को खींच पाता है, ठीक है। जैसे कि घोड़ा या हॉर्स जब इस कार्ट को खींचता है, ठीक है, तो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ रहता है, एक स्ट्रिंग से। जब ये यहाँ पर जो हॉर्स है, हॉर्स, ठीक है, ये जो हॉर्स जो है इस कार्ट को आगे की तरफ खींचता है तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक उसके बदले में तो ये वाला क्या हो गया, एक्शन फोर्स हुआ। क्या हुआ, एक्शन फोर्स। तो हम लोग टेंशन को भी क्या बोलते हैं, टेंशन इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स ओनली, टेंशन इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स ओनली, ठीक है। तो ये एक्शन फोर्स लगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके बदले एक रिएक्शन फोर्स लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। किसमें, रिएक्शन फोर्स लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाला जो टेंशन फोर्स हो गया वो क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। ये वाला एक रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब घोड़े ने खींचा तो ये वाला एक्शन फोर्स बना और ये वाला क्या बना, रिएक्शन फोर्स बना, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो हॉर्स है इसको खींच कब पाएगा, इफ वैल्यू ऑफ horizontal component that is h is greater than t, h is greater than t, ठीक है। अगर दोनों के दोनों बराबर हो गए, अगर इधर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हॉर्स जो है कार्ट को कब खींच पाएगा, जब h इज ग्रेटर देन t। इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स in this condition, net force in this condition क्या हो जाएगा, h माइनस टी। कितना हो जाएगा, h माइनस टी, ठीक है। अगर सपोज ये 60 न्यूटन है और ये 50 न्यूटन है तो ये कितने से आगे बढ़ेगा, 60 माइनस 50 दैट इज 10 न्यूटन से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसी को लिखा है कि नेट फोर्स इन दिस कंडीशन इज h माइनस टी। इफ लिख सकते हैं, इफ एक्सीलरेशन इज a एंड mass of horse is m, then h minus t will be equivalent to ma, ठीक है। हम लोग को पता है फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन के, ठीक है। तो ये जो f रहता है ये क्या रहता है, नेट रहता है, f नेट, ठीक है, f नेट। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, h माइनस टी, h माइनस टी इज किसके बराबर हो गया, ma के बराबर। ये इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या देखते हैं
कि ये तो हमने हॉर्स के लिए देख लिया कि हॉर्स कब आगे बढ़ेगा, जब h की वैल्यू t से ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकंड में क्या देखते हैं कि जब इधर एक टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है, आगे की तरफ, तो अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है। तो ये इधर एक्शन फोर्स लग रहा है खिंचाने के कारण, तो इधर भी एक रिएक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कार्ड को आगे बढ़ने, अभी तो हॉर्स आगे बढ़ रहा है, कार्ड को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, कार्ड को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, फॉर कार्ड के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि इस टी की वैल्यू किससे ज़्यादा होना चाहिए, इस एफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टी माइनस एफ, ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इन फॉर कार्ड मूविंग फॉरवर्ड, नेट फोर्स विल बी टी माइनस एफ। कितना हो जाएगा, टी माइनस एफ। कब होगा टी माइनस एफ, जब इस टी की वैल्यू इस एफ से ज़्यादा होगी। कंडीशन क्या है, फॉर कार्ड मूविंग फॉरवर्ड नेट फोर्स विल बी इक्वल टू टी माइनस एफ व्हेन टी इज ग्रेटर देन एफ। तभी तो आगे बढ़ेगा ना, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं। सपोज ये 30 है और ये 20 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10, तो ये 10 से आगे बढ़ेगा। हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स मान के चल रहे हैं, पहले क्या किया है, ये वैसे तो एक सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है, हार्ट्स-कार्ड प्रॉब्लम क्या है, एक सिस्टम है, दो कंबाइंड ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसको हम लोग सेपरेटली एनालाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेपरेटली एनालाइज कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने हार्ट्स के लिए नेट फोर्स निकाला, अब हम लोग कार्ड के लिए नेट फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ आया, ठीक। उसके बाद अगर मान के चलते हैं कि सपोज कार्ड का मास क्या है, कैपिटल एम है ना, इसका जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए इसका कैपिटल एम मार रहे हैं, क्योंकि इसका हम लोगों ने छोटा एम दिया हुआ था, ठीक है, स्मॉल एम, और इसका एक्सीलरेशन ए ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा टी माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, ठीक है। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। क्या करेंगे अब, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, ठीक है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, राइट को राइट साइड से ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, h माइनस सी प्लस टी माइनस एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए प्लस एम ए, ठीक है। तो यहाँ से आपका टी और टी कैंसल, तो क्या हो जाएगा, h माइनस एफ इज इक्वल टू ए कॉमन निकल गया, m प्लस कैपिटल M, ठीक है। तो हमको एक्सीलरेशन कितना चाहिए, एक्सीलरेशन h माइनस एफ, ठीक है, ये वाला f है, h माइनस एफ अपॉन m प्लस m, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर हार्ट्स एंड कार्ड प्रॉब्लम। आप लोग नोट कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली a इज अ पॉजिटिव if h minus f is positive or if h is greater than positive the system moves if h is greater than f, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है वो आगे की तरफ कब काम करेगा, जब h माइनस एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तभी एक्सेलरेशन का पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तभी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और h माइनस एफ के लिए पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या है, फॉर एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव, h minus f should be positive, h minus f should be positive, and for that h must be greater than f. So in this condition hearts and cart will move forward. So this is called a hearts and cart problem. It is related to the Newton's third law.
ओके, हम लोगों ने देखा कि कैसे जो हॉर्स है ज़मीन को दबाता है, तो उसके बदले में एक रिएक्शन फोर्स लगता है, और रिएक्शन फोर्स का दो कंपोनेंट ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और जब आगे बढ़ता है तो टेंशन फोर्स इधर लगता है, तो उसके एक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स इधर लगता है। उसी प्रकार जब टेंशन फोर्स इधर लगता है तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स ऐसे लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हार्स एंड कार्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझने के लिए एक और एग्जांपल देते हैं। अभी हम लोगों ने हार्स एंड कार्ड प्रॉब्लम लिया है, फिर न्यू टॉपिक है अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर या लिफ्ट सॉरी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का मेरा कॉल आ गया था, ठीक है कोई बात नहीं। अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर ऑब्लिक लिफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट केस देखते हैं कि जब लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, ठीक है, ठीक है। इसमें वेट मशीन रखा हुआ है, यहाँ पर वेट मशीन, ठीक है, ये वेट मशीन है, ठीक है। और इसी के ऊपर क्या है, जो आदमी है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, कोई आदमी है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। जब एलिवेटर जो है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। एलिवेटर जो है पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, जब ये आदमी लिफ्ट के ऊपर खड़ा हुआ है तो इसके वेट के कारण से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg, ठीक है। हमेशा आदमी जब खड़ा है तो उसके वेट के कारण से ग्राउंड पे कितना फोर्स लगेगा, mg। वो किसके कारण से लगता है, वो फोर्स वेट के कारण से, इसलिए उसको या तो फोर्स भी बोलते हैं या तो वेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये r, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगा r, ठीक है। तो ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब नेट फोर्स जो है उसकी सम वैल्यू आएगी, नेट फोर्स की सम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो ये R है, ये जो R है mg से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, mg से ग्रेटर देन। अगर ये भी 50 न्यूटन है, ये भी 50 न्यूटन है, तो लिफ्ट ऊपर जा पाएगा क्या, नहीं, ठीक है। तो जैसे हम जैसे लिफ्ट को ऑन करते हैं तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और एक वो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि इस केस में जो नेट फोर्स है किसके बराबर हो जाएगा, R माइनस mg, ठीक है। और इस केस में R माइनस mg क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, ठीक है, R माइनस mg। और ये जो फोर्स होता है किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो R की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या, ma प्लस mg, ठीक है। और इसमें m कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस g, ठीक है। तो इस केस में जब आप लिफ्ट की तरफ जाते जाएंगे और यहाँ पर अगर वेइंग मशीन रखेंगे जिसका काम क्या है, वेट मेजर करना, तो आपका जो अपेरेंट वेट है वो आपको ज़्यादा बताएगा, क्या बताएगा, ज़्यादा बताएगा। जैसे पहले क्या था कि आपका वेट किसके बराबर था, mg के बराबर था, किसके बराबर था, mg। तो सपोज आपका वेट mg के बराबर था, 50 आया, कितना आया, 50 आया, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, देखो mg प्लस ma आ रहा है, mg प्लस उसमें सम क्वांटिटी आपकी जुड़ रही है। तो आपका एक्चुअल वेट तो 50 है, आपका एक्चुअल वेट तो 50 है, लेकिन जो अपेरेंट मतलब जस्ट इट्स लाइक अपेरेंट, मतलब हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं आभासी, मतलब ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील होता है कि जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ गया है, और वो आप कहाँ से मेजर कर सकते हो, वेइंग मशीन से, ठीक है। अगर यहाँ पर वेइंग मशीन रखे हो तो आपको फील होगा कि आप जब लिफ्ट में जाते रहोगे तो आपका वेट जो है कुछ न कुछ यहाँ पर बढ़ जाया रहेगा, ठीक है। तो पहले एक्चुअल वेट क्या था, mg अप्रॉक्स ले लो 50 किलोग्राम जो भी है, ठीक है। तो जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो mg में कुछ क्वांटिटी ma क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है, क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो यहाँ से हम लोग का R किसके बराबर होता है, इनिशियली जो R है वो किसके बराबर था, mg के बराबर था, यानी कि वेट के बराबर था। तो यहाँ पर आपका वेट कितना हो गया, वेट इज इक्वल टू m
ए प्लस जी, तो आपका अपेरेंट वेट क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। एम जी ना होके क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी हो जाएगा। तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, जब भी लिफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पर वेइंग मशीन रख लीजिए, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ समय के लिए आपका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, दैट विल बी योर नॉट एक्चुअल वेट, दैट विल बी एक्चुअली अपेरेंट वेट। क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड्स विद द एक्सेलरेशन ए। तो इसमें देखते हैं, जैसे इस केस में लिफ्ट से आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सेकंड केस में क्या है, आप लोग लिफ्ट से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तब क्या होगा, व्हेन द एलिवेटर मूव्स, व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन ए, विथ एक्सेलरेशन ए। अब जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वेइंग मशीन है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस आदमी के कारण नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एम जी, इसके वेट के कारण कितना फोर्स लग रहा है, एम जी। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इनिशियली जब लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुआ था तो आर किसके बराबर था, एम जी के बराबर था। किसके बराबर था, एम जी के बराबर था, मतलब रेस्ट कंडीशन में था। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू एम जी, मतलब वेट एम जी के बराबर था और एम जी आर के बराबर था। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वेट। आर किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। ठीक है, जब वो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन करता है, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कब करेगा, जब एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा हो जाएगी। भाई दोनों अगर बराबर रहेंगे तो वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी 50 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन, तो ये 50 न्यूटन अपवर्ड में लग रहा है, ये 50 न्यूटन डाउनवर्ड में लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब ये mg बड़ा होगा, क्या हो जाएगा, mg बड़ा होगा किससे, r से, तब उस केस में आपका क्या लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, तब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इस केस में आपको क्या चाहिए, mg माइनस r, मतलब इस केस में mg क्या है, mg क्या है, ग्रेटर देन है r से। ठीक है, तभी वो नीचे की तरफ आएगा। इस केस में क्या है, r इज ग्रेटर देन mg, तब वो अपवर्ड की तरफ जाएगा, फॉर अपवर्ड, फॉर डाउनवर्ड। ठीक है, mg माइनस r। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, अगेन ma के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग mg माइनस ma इज इक्वल टू r ले लेते हैं। ठीक है, m कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, mg माइनस a इज इक्वल टू r। तो r किसके बराबर होता है, वेट के बराबर, तो mg माइनस a। ठीक है, तो जब आप नीचे की तरफ आते रहेंगे, लिफ्ट से नीचे की तरफ आते रहेंगे, तो आपको आपका वेट कैसा लगेगा, कम हुआ सा फील होगा। ठीक है, एक्चुअली आपका वेट कम नहीं होगा, पर अपेरेंट वेट आपको क्या लगेगा, कम लगेगा। इनिशियली रिएक्शन फोर्स किसके बराबर था, W के बराबर। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी थी, mg थी, तो mg में हमने कुछ माइनस किया है, तो आपको अपेरेंट वेट कैसा फील होगा, अपेरेंट वेट फील होगा कि आपका कम हो गया है। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन, व्हेन द एलिवेटर मूव्स, और मूव नहीं करता, इसमें रेस्ट कंडीशन में रहता है। किसमें रहता है, रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन, व्हेन द एलिवेटर इज इन रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये वाला केस हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या है कि जो लिफ्ट है वो या तो रेस्ट कंडीशन में है, या तो अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या लिख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन हुआ, r माइनस एम जी इज इक्वल टू ए। आर माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू जीरो, तो क्या हो जाएगा, r माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या तो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन, या तो रेस्ट है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी, यस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी सेम है। ठीक है, मतलब अगर पहले 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था
तो दूसरे सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तीसरे सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, चौथे सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर r माइनस एम जी क्या हो गया 0, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं r इज इक्वल टू एम जी, और ये r किसके बराबर होता है वेट के बराबर। तो आपको जो अपेरेंट वेट है उसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा, आपका जो एक्चुअल वेट था वो अपेरेंट वेट के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में आप जो आपका एक्चुअल वेट है वो अपेरेंट वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू एम जी। फोर्थ केस देख लेते हैं आज का। ठीक है, फोर्थ केस में क्या होगा, ये थर्ड केस है। ठीक है, ये थर्ड केस है। फोर्थ केस में अगर सपोज क्या होता है आप लिफ्ट में हो, है ना, और सपोज उसके जो स्ट्रिंग है जिसके द्वारा लिफ्ट चलता है वो स्ट्रिंग टूट गया, स्ट्रिंग क्या हो गया टूट गया। ठीक है, तो लिफ्ट कैसे एक्सीलरेशन से आएगा नीचे की तरफ, लिफ्ट का तो फ्री फॉलिंग मोशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन है व्हेन द लिफ्ट फ्रीली फॉल्स, व्हेन द लिफ्ट फ्रीली फॉल्स। ठीक है, तो फ्रीली फॉल्स में क्या होगा कि जो आपका रिएक्शन फोर्स हो जाएगा ये लिफ्ट का। ठीक है, यहाँ पर आप खड़े थे वेइंग मशीन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े थे तो आपके वेट के कारण से नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा था। क्या लग रहा था mg फोर्स। ठीक है, और इस सरफेस, ये जो लिफ्ट का सरफेस आपके ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा था। ठीक है, तो इस केस में जब क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग जिससे लिफ्ट बंधा है वो टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिफ्ट के साथ साथ आपका भी मोशन क्या हो जाएगा, आपका भी फ्री फॉलिंग मोशन होने लग जाएगा। तो आप भी फ्री फॉलिंग मोशन मतलब जैसे लिफ्ट अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g से आ रहा है तो आप भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g से आओगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू m। ठीक है, g माइनस जी, क्या हो जाएगा g माइनस जी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दोनों को दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों को दोनों किस में आ रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्या था, mg फोर्स ज़्यादा हो गया, mg फोर्स क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू एम जी के बराबर होता है। स्टार्टिंग में किसके बराबर होता है mg के बराबर। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg माइनस ma डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये तो आपका मतलब लिफ्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा, g के बराबर। ठीक है, तो mg r इज इक्वल टू mg माइनस mg, तो ये r क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट आपको कैसा फील होगा जब आप फ्री फॉलिंग मोशन करेंगे, जैसे कि बंजी जंपिंग होती है या पैराशूट से जब कूदते हैं तो उस समय हमको अपना वेट एकदम 0 फील होगा। क्या फील होगा, 0 फील होगा। ये हम लोग लिफ्ट या एलिवेटर के फोर्थ केस से पता लगा सकते हैं कि जब वहाँ पे फ्री फॉलिंग मोशन होता है, जब उसकी स्ट्रिंग टूट जाती है तो हमारा वेट क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो ये जो लोग जो बंजी जंपिंग करते हैं, पैराशूट से कूदते हैं, बहुत बड़ी इमारतों से जंपिंग करते हैं, उनको अपना वेट कैसा फील होता है 0 फील होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसका लिया हुआ है, ये जो एक्सीलरेशन है ये आपका लिफ्ट का एक्सीलरेशन है। ठीक है, मतलब ये जो है mg फोर्स से वो नीचे की तरफ आएगा, वो लिफ्ट का है, ये आपका है। आप भी लिफ्ट में हो तो आप भी लिफ्ट के साथ साथ क्या करोगे, फ्री फॉलिंग मोशन करोगे, तो आपका भी एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। तो mg माइनस mg 0। ठीक है, तो आज हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखे, हार्स एंड कार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और हाउ यू विल फील व्हेन यू आर गोइंग अपवर्ड्स इन लिफ्ट, हाउ यू विल फील व्हेन यू आर मूविंग डाउनवर्ड्स or in rest condition in lift, and when it is like when string it breaks, then what you will feel in the lift. So these 3 or 4 conditions we have checked today. So during free falling motion you will feel that your weight has become 0. It is not actually 0 but apparent weight feels like it is 0. ठीक है, तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। एंड यस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस एंड लीनियर मोमेंटम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।